हेलो एवरीवन। ठीक है, तो प्रेपरेशन वाला पार्ट हम शुरू कर चुके थे। वी हैव ऑलरेडी सीन कि काफ़ी सारे कंपाउंड्स हैं, हम कार्बोनिल कंपाउंड्स कैसे बना सकते हैं और उसके कुछ मैकेनिज्म्स भी हमने कल देखे। अब बचते हैं जो रेस्ट ऑफ द मेथड्स हैं, जैसे कार्बोनाइल से कैसे बनाएंगे, सॉरी कार्बोनाइल नहीं कह रहा हूँ, नाइट्राइल से कैसे बनाएंगे, नाइट्रो कंपाउंड से कैसे बनाएंगे, या फिर जेब डाइहाइलाइड से कैसे बनाएंगे, है ना। तो ये सारे के सारे आज हमको देखने। तो नाइट्राइल से हम ऑलरेडी एक देख चुके हैं, ठीक है, जिसमें हमने एक सेकेंड, एक तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तुम्हारा किसका था वो, डाइबेल एच का और द अदर वन, है ना। अब सेकंड वाला क्या है, अगर हम इसमें सेकंड देखें तो रिएक्शन विथ RMgX, है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में अगर मैं रिएक्शन करवाता हूँ, लेट्स से RCN है ना, इस पर मैं R'(Mgx) की बात कर रहा हूँ। R'(Mgx) तुम्हें पता होना चाहिए दैट दिस इज़ स्लाइटली नेगेटिव, दिस इज स्लाइटली पॉजिटिव। यहाँ पे ऑर्गेनो मेटल और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड होता है, ये नेगेटिव, मतलब दिस एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल, दिस एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देता है। मैं आई एम एज्यूमिंग कि तुमको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के बारे में पता होगा, लेकिन ये देगा तो ये यहाँ पे मोल्स न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस कार्बन पे होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये अपना ये डबल बॉन्ड इधर खींच लेगा और Mgx जो है वो इस पे आके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो बनता है, इट कम्स आउट टू बी दिस R डबल बॉन्ड इन Mgx। अगर तुम इसको हाइड्रोलाइज कर देते हो तो यहाँ पर बनता है RC डबल बॉन्ड O R' प्लस NH3 प्लस O MgOH X। X कुछ भी हो सकता है, Br हो सकता है, Cl हो सकता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात, ठीक। इसकी एक और रिएक्शन है जो थर्ड हम कहेंगे। भाई अगर किसी को डाउट हो कि मैंने यहाँ सेकेंड क्यों लिखा है, तो जो डाइबेल एच वाला मैंने कराया था रिडक्शन वाला, वो वाला रिएक्शन देख लेना, ठीक है। अब इसे बोलते हैं हम स्टीफेंसन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसको अगर हम पार्शियली रिड्यूस कर दें किसमें, SnCl2 HCl के प्रेजेंस में, एंड देन वी एसिड हाइड्रोलिसिस करा दें इसका, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी गेट, गॉट दिस, ये हमें मिल जाता है। इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म क्या है इसकी, देखो भाई HCl है ना, फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, HCl और SnCl2 के साथ रिएक्शन हो रही है, तो इसमें क्या होता है RC, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन रिच है, अगर H+ का अटैक होगा तो किस पे होगा, इस पे। अगर इस पे HCl का H+ का अटैक होगा तो हमें मिलेगा ये RCNH+। अब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाता है, तो तुम कह सकते हो इस तरीके से ये एक रेजोनेंस होती है इसमें, है ना, और शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो इस HCl का Cl- है दैट कम्स, ठीक है, वो भाई साहब यहाँ आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा RCClNH, ठीक है। यहाँ पर SnCl2 विच इज़ बेसिकली दिस रिड्यूसेस इट, तो दिस विल रिड्यूस इट टू CH डबल बॉन्ड NH। और जब कभी मैंने क्या बताया, C डबल बॉन्ड N आएगा, अगर तुम उसको एसिड हाइड्रोलिसिस कर दोगे, अगर तुम उसका एसिड हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो इट विल ऑलवेज गेट कन्वर्टेड इनटू दिस, ठीक है, RCHO। तो ये तुम्हारी इसकी मैकेनिज्म हो गई, ठीक है। तो ठीक है ना, ये ध्यान रखना है हमेशा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, गॉट इट। वो अगर इधर आ जाता है तो यहाँ पर वैसे ये जो आता है इसमें NH4Cl आता है, क्योंकि जो HCl है, अगर मान, क्योंकि इसमें NH3 बनेगा, लेकिन NH3 बनते ही जो ये HCl है सोल्यूशन के अंदर, ठीक है, वो इसके साथ रिएक्ट करके NH4Cl बना देगा, इंपॉर्टेंट है, गॉट इट, ठीक है जी। तो इसमें लिख लो
cyanides can be converted into aldehydes. Cyanides can be converted into aldehydes by partial reduction with SnCl2/HCl. By partial reduction with SnCl2/HCl followed by hydrolysis. ठीक है, दिस रिएक्शन इज नोन एज स्टीफेंस, ठीक है, स्टीफेंसन रिडक्शन या स्टीफेंस, पानी खत्म हो गया, स्टीफेंस एल्डिहाइड सिंथेसिस, ठीक है, स्टीफेंस एल्डिहाइड सिंथेसिस, ये ध्यान रखना। ओके, इसमें एक आधा एग्जाम्पल करते हैं भाई। चलो ये तुम्हारे लिए अभी दे रहा हूँ मैं। हाँ, ठीक है, और दूसरा है ये, ठीक है, दोनों में क्या करना है, बस CN की जगह CHO लगा देना, ठीक है, ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। गॉट इट? ठीक है, लिखो अब फ्रॉम जेम डाइहैलाइड्स। चलो पहले फ्रॉम नाइट्रो कर लो, फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स, ठीक है, नाइट्रो कंपाउंड्स क्या करते हैं, देखो जैसे एग्जांपल के तौर पे ये है हमारे पास RCH2NO2, NO2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, ये ध्यान रखना, दिस इज नाइट्रो फॉर्म। अगर हम इसको NaOH से ट्रीट कर दें तो दिस गेट्स टाउटोमराइज। याद है नाइट्रो अकाई या एसाई फॉर्म, याद है नाइट्रो अकाई फॉर्म? नाइट्रो अकाई फॉर्म में तुम्हारा ये जो इसका अल्फा कार्बन ये हुआ तो इस पर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन। तो किसी भी नाइट्रो कंपाउंड या नाइट्रो ग्रुप के बगल वाले कार्बन पे, मतलब अल्फा कार्बन पे अगर एट लीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन है तो ये नाइट्रो अकाई टाउटोमेरिज्म लिख लेते हैं इसको, टाउटोमेरिज्म पॉसिबल है। टाउटोमेरिज्म पॉसिबल है तो ये H यहाँ चला जाएगा O पे और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इट विल बी लाइक दिस, ये यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, गॉट इट? तो यहाँ पर ये आता है इस तरीके से। अब अगर मैं इसको 70% H2SO4 के सोल्यूशन से ट्रीट कर दूँ, ठीक है, अगर मैं इसको 70% H2SO4 के उससे ट्रीट कर दूं तो उसको करने का तरीका क्या है कि तुमको क्या करना है, इस पे O जोड़ दो, इस पे H2 जोड़ दो, तो क्या आएगा यहाँ पर RCHO प्लस, ठीक है, RCHO तुम्हारे पास आ जाएगा। गॉट इट? दैट्स व्हाट यू नीड टू सी, ठीक है, तो क्लियर होगी बात? तो दिस इज दी रिएक्शन। तो इसमें लिखना क्या है कि अगर हम किसी ऐसे नाइट्रो कंपाउंड को जिसके पास एक एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन है उसको NaOH फर्स्ट स्टेप में NaOH से ट्रीट करें तो हमारा ये आएगा, एंड देन इफ वी ट्रीट दैट सेम प्रोडक्ट विद 70% H2SO4 देन वी विल बी एबल टू गेट दिस, ठीक है। तो इसमें लिख लो नाइट्रो एल्केन्स हैविंग एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, नाइट्रो एल्केन्स हैविंग at least one alpha hydrogen gives carbonyl compounds on treatment with concentrated NaOH, followed by 70% H2SO4, followed by 70% H2SO4, ठीक है। द रिएक्शन इज कॉल्ड नेफ कार्बोनाइल रिएक्शन। तुम्हारी बुक में शायद ना हो, है ना, अगर यही चीज़ मैं कराता हूँ इसके साथ में,
देखो अब मैं कोई एरो वैरो नहीं दिखा रहा हूँ, पहले वाले स्टेप में क्या करने का है, NaOH से ट्रीट करो। NaOH से ट्रीट करेंगे तो ये एकाई फॉर्म ज़्यादा बन जाएगी, CH ठीक है, और फिर यहाँ पे वही 70% H2SO4 ठीक है, तो यहाँ पे आएगा R, ठीक है। तो क्लियर होगी बात, ये तुम्हें देखना है। नेक्स्ट है तुम्हारा नाइट्रो के बाद में जेम डाइहेलाइड्स, ठीक है। तो जेम डाइहेलाइड को कुछ नहीं करना, जेम डाइहेलाइड जैसे जेम डायोल्स होते हैं ना, उसके जैसे हो जाएगा इसका केस भी। करना क्या है, फर्स्ट फ्रॉम जेम डाइहेलाइड्स, ठीक है, RC डबल बॉन्ड क्या था, सॉरी RCH मान लो ऐसा कुछ है। अगर मैं इसे H2O मैं इसको हाइड्रोलाइज कर दूं तो क्या आ जाएगा, सिंपल मेरे पास ये आ जाएगा, व्हाट इज़ दिस, इसको क्या कहते हैं, वैसे तो ये एसिटल भी हो सकता है, डायोल भी हो सकता है, ठीक है, एसिटल डायोल जो भी कहना चाहो, ठीक है। ये यहाँ पर क्या होता है, वाटर निकल जाता है, RCHO बन जाता है, ठीक है। अगर यही चीज़ मैं इसके साथ कराऊँ, ये तो टर्मिनल डाइहेलाइड है, ये नॉन टर्मिनल डाइहेलाइड है। अगर तुम इसको करो तो यहाँ पे RCOH, मैंने तुम्हें बताया था कि जो एसिटल्स होते हैं वो किस कंडीशन में स्टेबल होते हैं, ठीक है। दैट्स इट, गॉट इट, ठीक है जी। तो यहाँ तुम्हारे ये ख़त्म होते हैं, बस जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले हैं वो एक बारी मैं तुम्हें रिवाइज़ करवा देता हूँ ताकि भूलना नहीं है ना, भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जो है वो सारे के सारे मैं तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ कर रहा हूँ RMgX कुछ भी हो सकता है, अगर मैं COCl R-COCl के साथ यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर किसी एस्टर के साथ, फॉर एग्जांपल ये है, इसके साथ अगर मैं ट्रीट कर रहा हूँ, या फिर R-COOC2H5, देखो भाई इसमें गिवन है कि जो सेकंड स्टेप होगा वो डेफिनेटली हाइड्रोलिसिस होगा, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे। सारे के सारे उसमें हाइड्रोलिसिस होना है, सारे के सारे स्टेप में, ठीक है। तो और अगर मैं R-CN लिखूँ, ठीक है, ये 4 है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, R-COR, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, HCOR, यहाँ पे क्या आ जाएगा, R-COR, यहाँ आएगा HCOR, मतलब यहाँ पे एल्डिहाइड आ रहा है दोनों में, और यहाँ पे R-COR आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कीटोन आ रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रहेगा, गॉट इट। इसको तुम एनहाइड्राइड के साथ भी ट्रीट कर सकते हो, गॉट इट। इस वाले में सिर्फ कीटोन मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ कीटोन, इसमें एल्डिहाइड नहीं मिलेगा, और इसमें कीटोन एल्डिहाइड दोनों मिल सकते हैं, तुम देख रहे हो, ठीक है। किस केस में एल्डिहाइड, किस केस में कीटोन, किस केस में एल्डिहाइड, किस केस। नाउ जो अब हम आगे देखने वाले हैं दैट इज़ अबाउट जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स होते हैं या एरोमेटिक कीटोन्स होते हैं, वो कैसे बनेंगे। तो लिखो मेथड्स यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड्स। Methods used for the preparation of aromatic carbonyl compounds, ठीक है। तो ठीक है, तो क्लियर होगी बात।
ठीक है, सबसे पहले तुम्हारा टॉल्यूइन से देखते हैं, इसको बोलते हैं फ्रॉम मिथाइल अरीन्स, फ्रॉम मिथाइल अरीन्स। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि ये सारे के सारे इसी से हों, जो इसमें ईटार्ड रिएक्शन करके है वो अगर मिथाइल से ज़्यादा बड़ा भी कोई चेन हो तो भी हो सकता है, वो भी मैं बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। मिथाइल अरीन्स का मतलब हुआ जैसे ये, दिस इज़ कॉल्ड टॉल्यूइन। अगर किसी को नहीं पता भाई टॉल्यूइन क्या होता है तो ये होता है C7H8, इसका नाम होता है टॉल्यूइन। ठीक है, अगर मैं इसको ये जो रिएजेंट है दिस इज कॉल्ड ईटार्ड रिएजेंट, CrO2 Cl2 सेकेंड H2O, फर्स्ट इज CrO3, ठीक है जी, और या फिर एयर। ठीक है, तीनों ही सूरत में हमें एक ही कंपाउंड मिलता है। व्हाट इज दैट? दैट इज बेंजल्डिहाइड विच इज C6H5CHO। यहाँ पर भी ये मिलेगा, यहाँ पर भी मिलेगा। ये पर्टिकुलर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं हम ईटार्ड रिएक्शन। रिटार्ड सुना होगा तुमने, रिटार्ड में से रा हटा दो तो ईटार्ड बन जाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ईटार्ड रिएक्शन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ईटार्ड रिएक्शन। तो ईटार्ड रिएक्शन में देखो ये जो है, ठीक है, इसकी रिएक्शन होगी इससे। कैसी होगी उसका मैकेनिज्म मैं बता रहा हूँ, और इसमें एक और चीज़ भी बतानी है। लेकिन अगर तुम्हें कभी भी मिथाइल अरीन से बनाना है, मतलब इससे टॉल्यूइन से तुम्हें बेंजल्डिहाइड बनाना है, तो ये तीनों तरीके हैं। इसमें ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर ये है, फिर ये है। ठीक है, ये ध्यान रहेगा। दिस इज़ ईटार्ड वाला, ये नाम से भी आई है कई बार रिएक्शन ना, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, ईटार्ड रिएक्शन। अब इसकी मैकेनिज्म लिखो। ईटार्ड रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है उसमें क्या है कि भाई ये जो है ये इसके साथ रिएक्ट करता है। कैसे? जैसे CH3, इसका रिंग का बहुत ज़्यादा कुछ लेना देना है नहीं इसमें। अगर हम बात करें CrO2 Cl2 है ना, तो क्या होता है इसमें CH, इस तरीके से देखो इसको, O Cr Cl2OH और OCr Cl2OH। ठीक है, ये दो आते हैं। अगर तुम इसको हाइड्रोलाइज कर दो तो सिंपल तुम्हारा आएगा क्या, विच विल गेट कन्वर्टेड इनटू C6H5OH, सॉरी OH नहीं CHO। ठीक है, बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो ना एसिटल बन रहा है और इसमें कोई ऐसा कंपाउंड नहीं है कि जो उसको स्टेबलाइज करे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। इट विल लूज इट्स वाटर मॉलिक्यूल लूज करके बन जाएगा। ठीक है, तो यू कैन सी दैट अगर मान लो ये यही रिएक्शन में, ईटार्ड रिएक्शन में अगर ये ऐसा कुछ होता लेट से, तब यही रिएक्शन जो होती वो एंड वाले में होती और हमें मिलता क्या, यहाँ सीधे लिख रहा हूँ ईटार्ड रिएक्शन। आफ्टर ईटार्ड रिएक्शन दिस वुड हैव हैपेंड लाइक दिस। जो एंड वाला कार्बन है उस पे ही ये रिएक्शन होती। गॉट दिस? ध्यान रहे इसको। तो उसमें लिखो रिएक्शन इन्वॉल्व्स, ईटार्ड रिएक्शन के बारे में लिख रहा है, इनके बारे में नहीं। लिखो रिएक्शन इन्वॉल्व्स द ऑक्सीडेशन ऑफ toluene with chromyl chloride. The reaction involves the oxidation of toluene with chromyl chloride in CCl4. ये CCl4 में सॉल्वेंट में होगा। गॉट इट? नेक्स्ट लिखो इन केस, ये वाला लिख लोगे जब
तब या याद ही लिख लोगे, तब इसके बाद लिखना इन केस ऑफ अ बिगर साइड चेन, इन केस ऑफ अ बिगर साइड चेन, है ना, CH3 से अगर बड़ी हो, बिगर साइड चेन एंड कार्बन एटम ऑफ द चेन इज ऑक्सीडाइज्ड, एंड कार्बन एटम ऑफ द चेन इज ऑक्सीडाइज्ड टू बाय CrO2 Cl2 टू CH4, है ना। तो यहाँ पे सीधे सीधे ये CH4 में आ जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड डफ रिएक्शन। ये तुम्हारी मिथाइल क्लोराइड्स के साथ में भी, मिथाइल अरीन्स कह लो, क्लोरोमिथाइल अरीन्स के साथ में भी रिएक्ट करती है, और नॉर्मल बेंजीन के साथ में भी हमेशा ये रिएक्शन देती है। ठीक है, ये कैसे होती है देखो। फ्रॉम लिखो, फ्रॉम क्लोरोमिथाइल अरीन्स। ठीक है, यहाँ पर ये समझो इसकी बात हो रही है। ठीक है, इसको भी 3 रिएजेंट्स हमारे पास में। ठीक है, जो फर्स्ट 2 लिखवा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो लास्ट वाला लिखवा रहा हूँ, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट लास्ट वन इज कॉल्ड डफ रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, सब में बेंजल डिहाइड आएगा, C6H5CHO। ठीक है, तो क्लियर होगी बात। अच्छा, जो लास्ट वाली रिएक्शन है उसे बोलते हैं हम डफ रिएक्शन, और इसका जो ये जो लिखा है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं हेक्सामिथिलीन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, एक मिनट को, डफ रिएक्शन, हेक्सामिथिलीन टेट्रामीन, राइट। ठीक है, हेक्सा में डायमीन्स हो जाता है, हेक्सामिथिलीन टेट्रामीन, बहुत इंपॉर्टेंट है डफ रिएक्शन। अगर मैं यही रिएक्शन इसके साथ भी करता तो भी मुझे ये मिल जाता। ठीक है, तो क्लियर होगी बात। हेक्सामिथिलीन या हेक्सामिथाइल टेट्रामीन, नॉट मिथिलीन, हेक्सामिथाइल टेट्रामीन, हेक्सामिथाइल टेट्रामीन। तो ये डफ रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 रिएक्शन है, एक ये वाली और इससे पहले ईटार्ड रिएक्शन। यू नीड टू रिमेंबर दिस। वो जो क्रोमाइल क्लोराइड वहाँ पे दिखेगा, यू नीड टू बी क्लियर कि वो उसको कैसे, उसका क्या प्रोडक्ट आएगा, क्योंकि इस पर कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं, जेई में भी आ चुके हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास 3-4 रिएक्शंस बची हैं जो कुछ हम पहले देख चुके हैं, इसलिए मैं इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म में नहीं जाऊँगा। कुछ का बता दूंगा मैं, लेकिन मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाऊँगा इसमें। आई विल जस्ट टेल यू कि इनसे क्या क्या मिलेगा। ठीक है, सब नेक्स्ट वन इज़ कॉल्ड गैटरमैन कोच फॉर्माइलेशन। ठीक है, जिसको थर्ड कह रहे हैं हम, दैट इज़ गैटरमैन कोच फॉर्माइलेशन। ठीक है, तो गैटरमैन कोच फॉर्माइलेशन। देखो भाई, अगर तुम्हारे पास कोई बेंजीन है, हालांकि देखो मैंने सारे के सारे कौन से बता रहा हूँ यहाँ पे, वो सारे के सारे बता रहा हूँ जो कि इसके काम आते हैं, क्या बोलते हैं, बेंजीन से या एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड प्रिपेयर करने के काम आते हैं। ठीक है, अगर मैं इसे CO HCl एनहाइड्रस ZnCl2 या एनहाइड्रस AlCl3, कुछ भी जो भी तुम्हें सही लगे, और CuCl के साथ अगर मैं इसे रिएक्ट कराता हूँ तो आई विल गेट दिस। अब तुम बोलोगे सर ये क्या है और इसका मैकेनिज्म। भाई देखो, अगर किसी ने नहीं देखा है तो आई ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन दिस। ये तुम्हारा इलेक्ट्रोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो होती हैं, है ना, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो होती हैं गिवन बाय बेंजीन, उसका पार्ट है, ठीक है। इसमें एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है। वो कैसे जनरेट होता है वो देखो, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, CuCl होता है, CO के साथ में प्लस HCl प्लस ZnCl2। ZnCl2 क्या हो गया, एनाइड्रस ZnCl2। तो ठीक है, ये क्या करता है, ये साथ में कंबाइन होके यहाँ तो CHO प्लस मिल जाता है, ये H इसके साथ आ जाता है, प्लस ये ZnCl3 समझो, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे CuCl। हालांकि अलग अलग जगह पे इसके अलग अलग वो दिया जाता है ना, कि इसकी वो क्या है, क्या बोलते हैं इसको, मैकेनिज्म क्या है, बट ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, ठीक है। तो अगर ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है तो क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर H है, ये आएगा, तो फिर इसका तुम सारे के सारे बना सकते हो। क्या आएगा यहाँ पर, ठीक है जी। मैं ये इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसके बाद गैटरमैन रिएक्शन है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो डबल बॉन्ड है ये भाई साहब यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, CHO यहाँ आ जाएगा और H यहाँ आ जाएगा, और बस फिर बचा यहाँ पे ये H निकलता है अपना, ये जो बॉन्ड है, दिस बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ आ जाता है, ठीक है। H प्लस निकल गया, -H+, और यहाँ क्या आ जाएगा, क्लियर इनफ, ठीक है। तो क्लियर हुई ये बात, बस दैट्स इट, ये तुम्हारी मैकेनिज्म है इसकी, ठीक है। तो लिख लो, दिस रिएक्शन इज मेनली गिवन बाय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, दिस रिएक्शन इज मेनली गिवन बाय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड हेलोबेंजीन्स ठीक है। इसमें तुम कह सकते हो ऑर्थो और पैरा दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं, ऑर्थो एंड पैरा बोथ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। वैसे इसमें तो ऑर्थो पैरा का कोई मतलब ही नहीं है, लगना किसी भी एक में, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म वगैरह ये तुम्हारा, इसको लिख लो, एक चीज़ लिखो इसमें, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, करेक्ट। तो अगर मेरे को इसको दिखाना है कि इसमें क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं तो हम ये डाल सकते हैं भाई, ठीक है। यही रिएक्शन वो लिख लें, मतलब यहाँ पे ये आएगा, ये वाला यहाँ आएगा, ये जो रिएजेंट लिखा है मैंने लंबा सा, यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, ये ठीक है। तो क्लियर होगी बात, ये है जी। ठीक है जी, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वाली जो रिएक्शन है उसमें कुछ नहीं करना, उसमें तुम्हें इसको नाम हटा दो, गैटरमैन कोच हटा दो, सिर्फ गैटरमैन रिएक्शन लिख दो, गैटरमैन फॉर्मेलेशन लिख लो। गैटरमैन फॉर्मेलेशन में कुछ नहीं करना होता, वैसे तो वह यहाँ पे HCN को कन्वर्ट करना होता है, लेकिन मैं लिख के आ रहा हूँ, देखो ध्यान से।
ठीक है। तो और ये HCl गैस रहेगी। ये तो फर्स्ट हो गया, द सेकेंड वन इज H2O। मिलता यही है दोनों में, फॉर्माइलेशन दोनों में हो रहा है, अलग अलग तरीके से हो रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूं, क्या होगा, ZnCN होल ट्वाइस प्लस HCl। एक सेकेंड, HCl प्लस ZnCl2 है। तो ये क्या होता है, ये जो है इसमें H प्लस यहाँ आ जाता है, एक मिनट, H प्लस यहाँ नहीं आएगा, H प्लस अटैक करेगा इस पर, इस पे अटैक करेगा, ये Cl इसके साथ चला जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ये आएगा, और ये बॉन्ड जो है वो इधर शिफ्ट हो जाता है, यहाँ आता है HC प्लस डबल बॉन्ड NH प्लस HCl नहीं, ZnCl3 माइनस, ठीक है। इसको देखो, अब ये तुम्हारा क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, CHNH, ठीक है। यहाँ आएगा, यहाँ पर भी ऐसे आएगा, यहाँ पर भी ऐसे आएगा, और इस स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको हाइड्रोलाइज करा देते हैं। जब मैंने क्या बताया था, डबल बॉन्ड NH होगा ना, हमेशा हाइड्रोलाइज करके क्या आएगा, यहाँ पे आएगा CHO प्लस NH3, ठीक है, क्योंकि HCl है तो ये NH4Cl बन जाता है। गॉट इट, ये ध्यान रखना, ठीक है। दिस इज गैटरमैन कोच सिंथेसिस। अब सॉरी, गैटरमैन फॉर्माइलेशन या गैटरमैन सिंथेसिस कह लो, एल्डिहाइड सिंथेसिस ऐसे भी कहते हैं इसको। अच्छा, ये दो जो मैंने अभी करवाए, ये तो तुम्हारे 11th में थे, है ना, तुम्हारे 11th में थे, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन उस वक्त ही पढ़ा था। अब इसके बाद जो दो मैं करवा रहा हूँ, होबेनहॉइश और दिस रेमर-टाइमन, ये दोनों के दोनों तो मैं पिछले चैप्टर में कर चुके हो फिनॉल्स में, ठीक है। तो मैं इसकी कुछ नहीं लिखवाऊंगा, इसके सिर्फ और सिर्फ रिएक्शंस लिखवा रहा हूँ। इनफैक्ट इस वाले केस में दो एग्जाम्पल दे देते हैं। अगर मान लो तुम्हें ये मिला OH, ठीक है, या फिर, है ना, तो भी ये रिएक्शन दे देगा इसमें दोनों में, ऑर्थो पैरा दोनों आएंगे। यहाँ पर जहाँ पे मैंने CH3 लिखा था ना, CH3 की जगह OH कर देना। चलो यार मैं कर देता हूँ, साथ साथ लिख लो, मैं अभी बोल रहा हूँ, डिक्टेट कर रहा हूँ, वो लिख लो। दिस रिएक्शन इज given mainly by, this reaction is given mainly by alkyl benzenes, phenols, and फिनॉलिक ईथर्स। ये फिनॉलिक ईथर है ना, फिनॉलिक ईथर है ना, तो ये तीन एग्जाम्पल हो गए। गॉट इट। नेक्स्ट लिखो होबेनहॉइश। हालांकि ये तुम्हारे जेई का ही पार्ट बन सकता है, शायद तुम्हारे बोर्ड में तो अभी तक नहीं आया जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है, ये नाम से नहीं आया है। होबेन, ठीक है ना, होबेनहॉइश, ठीक है, सिंपल है। ये रिएक्शन तुम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये डायोल्स या ट्रायोल्स देते हैं तुम्हारे,
ठीक है, अगर ऐसा है और तुम्हारे पास ये है फर्स्ट RCN, इसकी पूरी मैकेनिज्म मैं उसमें बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो और अगर यही रिएक्शन मैंने ऐसे कराई होती तो ये मिलता मेरे को। दोनों लिख लेना। अगर मैं RCN की जगह HCN यूज़ कर लूँ, ये तीसरा है, तो मेरे को ये मिल जाएगा। ठीक है, तीनों रिएक्शन लिखनी है, ध्यान रखना। गॉट इट? ठीक है, रेमर टाइमन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार तुम्हारे बोर्ड में भी आ चुकी है। रेमर टाइमन में क्या होता है, रेमर टाइमन रिएक्शन में यू गेट CHCl3, फिनॉल के साथ रिएक्शन होती है, CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट वन, and then you get alcoholic KOH। इसमें सैलिसाइल एल्डिहाइड मिलता है, याद होगा तुमको, इसको सैलिसाइल एल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ये ब्लॉक्ड नहीं है दोनों में से, तो मेजर प्रोडक्ट यही होगा, ये नहीं। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट ऑर्थो वाला होता है, पैरा वाला नहीं। तो यहाँ पर तुम्हारी ये प्रिपरेशंस ख़त्म होती है भाई। ठीक है, प्रिपरेशन तुम्हारी ओवर। गॉट इट? ठीक है जी, अब थोड़ा फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लिया जाए। ठीक है, तो कितना टाइम हो गया? तो ठीक है, आई थिंक इसमें डिक्टेशन वाला पार्ट ज़्यादा है, समझाने वाला पार्ट बहुत कम है। तो आज हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ख़त्म कर लेते हैं, कल से हम फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत अलग अलग तरीके की हैं, इसमें एडिशन है, एडिशन एलिमिनेशन है, ऑक्सीडेशंस हैं, रिडक्शंस हैं, वो सारी चीज़ें आएंगी। अच्छा, इसमें जो रिडक्शंस हैं वहाँ पर उनसे क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है। और मैंने तुम्हें क्या बताया था, अल्कोहल में जब कार्बोनाइल कंपाउंड से को रिड्यूस करके हम अल्कोहल्स बना रहे थे, तो मैंने क्या कहा था कि LiLH4, NaBH4, Na C2H5OH, इन सब को का जो रिएक्शन मैकेनिज्म है मैं इस चैप्टर में करवाऊंगा। तो इस चैप्टर में ये वाला काम बढ़ जाता है। ठीक है, इसके बाद तुम्हारी अमोनिया के साथ में रिएक्शन है, उसके बाद तुम कह सकते हो कि तुम्हारी नेम रिएक्शंस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो दीज आर द रिएक्शंस विच टेक टाइम, विच टेक मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है जी, ठीक है, चलो जी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करो। सबसे पहले पोलराइजेशन की बात करते हैं। ठीक है भाई, ये पोलराइज्ड होते हैं, इस पोलराइजेशन से क्या होगा, मैं मिटा रहा हूँ यार इसको। फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या कहेंगे भाई? सबसे पहले डाइपोल मोमेंट कह लो, या फिर पोलैरिटी की बात करें, पोलैरिटी एंड डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो अगर तुम देखो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, इस पर डेल्टा पॉजिटिव होता है, डेल्टा नेगेटिव होता है। तो तुम इसको अगर हम देखें तो इसका एक क्या बोलते हैं इसको, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये भी होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, और ये जो बॉन्ड है तो डाइपोल सेट हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो लिखो ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी between carbon and oxygen, due to the difference in electronegativity between carbon and oxygen, the carbonyl group is polarized.
the carbonyl group is polarized, which creates dipole, which creates dipole moment of the carbonyl compound, which creates dipole moment of the carbonyl compound. ठीक है ना? This gives rise to dipole interactions. This gives rise to dipole interactions. क्लियर होगी भाई ये बात? ठीक है. अब इसका इम्पैक्ट कहाँ है? सबसे पहला इम्पैक्ट है, सबसे पहला इम्पैक्ट इसका MP एंड BP पे है. मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कितने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स है. हालांकि दे आर नॉट बॉन्ड्स इन, लाइक दे आर नॉट प्राइमरी बॉन्ड्स, दे आर ओनली सेकेंडरी बॉन्ड्स, जैसे डाइपोल इंट्रैक्शंस हो गए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, इस तरीके की चीज़ें, है ना. तो तुम देख रहे हो कि इनके बीच में, जैसे मैं बात करूं, ठीक है, तो इस पर डेल्टा नेगेटिव है, डेल्टा पॉजिटिव है, डेल्टा पॉजिटिव है, डेल्टा नेगेटिव है. तो तुम देख रहे हो कि इसके बीच में डाइपोल इंट्रैक्शन आ रहा है ना. ये डाइपोल, क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? नहीं, लेकिन ये डाइपोल इंट्रैक्शन है. तो जहाँ पर डाइपोल इंट्रैक्शन भी, और डाइपोल इंट्रैक्शन जो होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वीकर होते हैं, ध्यान रखना. तो ये जो डाइपोल इंट्रैक्शंस है जहाँ पर प्रेजेंट नहीं होंगे उनसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट इनका होगा, और जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उनसे कम इनका होगा. जैसे अगर हम बात करें एल्केन्स, इनसे MP कम होगा, BP भी कम होगा. ईथर्स, इनका MP BP से कम होगा. लेकिन अल्कोहल से, क्योंकि यहाँ पे H बॉन्डिंग है, ठीक है ना. तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पे डाइपोल इंट्रैक्शन है, यहाँ पे नहीं है, इसलिए इनको इनसे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और इनसे कम होता है. ठीक है, तो लिखो इसमें दिस गिव्स राइज टू, या दिस गिव्स राइज टू हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. This gives rise to higher melting and boiling points to ketones and aldehydes, as compared to alkanes and ethers of comparable mass या comparable molar mass. ठीक है, this gives rise to higher BP and MP of ketones and aldehyde as compared to ethers and हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मास. ठीक है, नेक्स्ट देखो, सिंस देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डाइपोल इंट्रैक्शंस आर वीकर देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग. Since there is no hydrogen bonding and dipole interactions are weaker than hydrogen bonds, aldehydes and ketones have lower MP and BP than alcohols. Aldehydes and ketones have lower BP than alcohols, ठीक है, which have hydrogen bonding. ठीक है, क्योंकि उनके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इस वजह से. क्लियर होगी बात? तो तुम यहाँ पे इस चीज़ को उतार सकते हो. क्लियर है? ओके, अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की. सॉल्युबिलिटी इन वाटर की ही बात करेंगे भाई. अब सॉल्युबिलिटी क्यों होगी? देखो, इन दोनों के बीच में तो डाइपोल इंट्रैक्शन है, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन इसके और वाटर के बीच में तो हो सकती है. जैसे अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे तो हो सकती है. अब वाटर अगर इसके बीच में है तो हम क्या कह सकते हैं? वाटर में सॉल्युबल हो सकता है और वाटर के साथ में इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है. तो लिखो, प्योर कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स do not have hydrogen bonding between them, do not engage in H bonding, but they have lone pair of electrons, and
can act as hydrogen bond acceptors and can act as hydrogen bond acceptors with other compounds having can act as hydrogen bond acceptors, have lone pairs of electrons and can act hydrogen bond acceptors with other compounds having OH और NH bonds. OH और NH बॉन्ड, जैसे ये हो गया, या अमोनिया. अगर अमोनिया होगा तो अमोनिया में भी ये इंट्रैक्शन पॉसिबल है. अगर ये इंट्रैक्शन अमोनिया वाले केस में भी आ जाता है तो हम कह सकते हैं भाई ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे रहा है, इसके अंदर सॉल्युबल होगा. ठीक है, तो लिखो because of this hydrogen bonding, aldehydes and ketones form are good solvents for compounds containing hydroxyl group. जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो वो कंपाउंड के साथ में अच्छी खासी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं. तो ये अल्कोहल्स के साथ में भी कर सकते हैं, वाटर के साथ में तो कर ही सकते हैं, अल्कोहल के साथ भी कर सकते हैं, है ना. गुड सॉल्वेंट्स फॉर पोलर हाइड्रोक्सिलिक कंपाउंड्स, गुड सॉल्वेंट्स फॉर polar hydroxylic compounds such as water and alcohols. ठीक है, इस चीज़ में लिख लेना कि वाटर में काफ़ी अच्छे से सॉल्युबल होता है. जो तुम्हारा एसिटल्डिहाइड होता है या एसीटोन होता है, दोनों के दोनों काफ़ी अच्छे से सॉल्युबल होता है और 4 कार्बन्स तक ये अच्छे खासे सॉल्युबल होता है. जैसे जैसे कार्बन बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी कम होती चली जाएगी. तो लिख लो दे आर लाइक एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन आर completely miscible in all proportion. मतलब completely miscible का मतलब ये in all proportions. Acetaldehyde and acetone are completely soluble in water and other ketones and aldehydes with up to 4 carbon atoms are appreciably soluble in water. ठीक है, these solubility properties are similar to those of ethers and alcohols. क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पा रही है. ठीक है जी. अब इसमें जो लास्ट पोर्शन है आज का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का, ठीक है, वी हैव ऑलरेडी क्रॉस 47 मिनट्स. थोड़ा सा पोर्शन और है वो करा के आज का कंप्लीट कर देते हैं. दिस इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर हम बात करें फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड की, तो ये दोनों के दोनों बहुत कॉमन है. ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है? इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख लो. फॉर्मल्डिहाइड इज H. ठीक है, अगर मैं इसका जो 40% सोल्यूशन होता है, इसको कहते हैं फॉर्मेलिन. ये एक बारी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है कि फॉर्मेलिन क्या होता है. तो फॉर्मेलिन का अगर तुम्हें स्ट्रक्चर लिखना है तो तुम ये लिखोगे फॉर्मेलिन के स्ट्रक्चर को. ठीक है, क्लियर होगी बात. इसके कुछ रिएक्शंस भी होते हैं, करवाऊंगा आगे. ठीक, फॉर्मेलिन होता है. ठीक, इस वाले को अगर हम देखें तो दिस इज CH3. ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन इस तरीके से जाना जाता है. ठीक है जी. अच्छा, इसको स्टोर करने का तरीका क्या है? या तो तुम्हारा ये हो, ठीक है, अगर तुम इसको हीट कर दो, ये तो स्टोर करके रखने का तरीका है. अगर तुम इसको स्टोर करके रख दो तो अच्छे से रहेगा फॉर्मेलिन की फॉर्म में. अगर तुम्हारे पास इसका साइक्लिक पॉलीमर है, इसका भी नाम बताता हूँ. इसका नाम क्या है? द नेम इज़ ट्राईऑक्सेन. ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड ट्राईऑक्सेन. अगर ट्राईऑक्सेन को हीट करोगे
तो तुम्हें मिलेगा HCHO। और अगर ये है तुम्हारे पास अगर इसका लीनियर पॉलीमर है, ठीक है, लीनियर पॉलीमर है, इसको पैरा फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक है, पैरा फॉर्मल्डिहाइड। इसको भी हीट करोगे तो तुम्हारा इसमें मिल जाएगा। तो तुम्हारे पास ये दोनों भी होंगे तो भी मिल जाएगा, और तुम इसको वाटर के साथ ट्रीट करोगे तो तुम्हारा H फॉर्मलिन लिख देता हूँ सीधे सीधे। क्लियर होगी बात? तो इसमें लिखो मोस्ट कॉमन एल्डिहाइड्स आर फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड। ठीक, मोस्ट कॉमन एल्डिहाइड्स आर फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड। फर्स्ट लिखो फॉर्मल्डिहाइड इज गैस एट रूम टेम्परेचर। फॉर्मल्डिहाइड इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर, हेंस इट इज स्टोर्ड एज एन 40% एक्वस सोल्यूशन। स्टोर्ड एंड यूज्ड भी लिखो क्योंकि यूज भी इसी तरीके से हो जाता है। स्टोर्ड एंड यूज्ड एज अ 40% एक्वस सोल्यूशन कॉल्ड फॉर्मेलिन। ठीक है जी। अगर ड्राई में है तो तुम ट्राईऑक्सेन या इससे बना सकते हो। लिखो इन ड्राई फॉर्मल्डिहाइड, या व्हेन ड्राई फॉर्मल्डिहाइड इज हीटेड, व्हेन ड्राई फॉर्मल्डिहाइड इज हीटेड इट कैन बी जनरेटेड बाय हीटिंग, it can be generated by heating. When dry formaldehyde is needed, it can be generated by heating one of the solid derivatives of formaldehyde, solid derivatives of formaldehyde, which is either trioxane or paraformaldehyde। ठीक है, ट्राईऑक्सेन और पैराफॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, these solid derivatives form spontaneously when a small amount of acid catalyst is added to pure formaldehyde। मतलब प्योर फॉर्मल्डिहाइड अगर तुम्हारे पास है किसी कंटेनर में, तुम उसमें थोड़ा सा भी एसिड यूज़ कर लो तो वो कैटलिस्ट की तरह यूज़ हो, मतलब काम करता है और ये बन जाता है। तो इसके फॉर्मेशन पे हम नहीं जा रहे, इतना हम देख लेते हैं। एसिटल्डिहाइड CH3CO, इसमें क्या होता है, इसके भी इस तरीके के ही वो होते हैं। जैसे देखो इसका होगा ये तुम्हारा पैरासिटल्डिहाइड कहलाता है, और ये जो दूसरा वाला बता रहा हूँ दिस इज मेटा एसिटल्डिहाइड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पैरा एसिटल्डिहाइड। एंड दिस इज कॉल्ड मेटा एसिटल्डिहाइड। ठीक है जी, वही देन अगेन इसको हीट करके तुम पा सकते हो। ठीक है, लिख लो इसमें एसिटल्डिहाइड बॉइल्स नियर रूम टेम्परेचर। एसिटल्डिहाइड के बारे में लिखो, एसिटल्डिहाइड बॉइल्स एट नियर रूम टेम्परेचर एंड इट कैन बी हैंडल्ड एज अ लिक्विड। तो लिक्विड के फॉर्म में से यूज़ किया जा सकता है, इसलिए फॉर्मेलिन टाइप का कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें लिखो एसिटल्डिहाइड इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ ट्राइमर, और ट्राइमर मतलब पैरा एसिटल्डिहाइड, एंड टेट्रामर मतलब
मेटा एसिटल्डिहाइड, ठीक है, लिखो एसिटल्डिहाइड इज ऑल्सो यूज एज अ ट्राइमर, पैराल्डिहाइड एंड टेट्रामर, मेटल्डिहाइड फॉर्म्ड फ्रॉम एसिटल्डिहाइड यूजिंग एसिड कैटलिस्ट, जैसे पहले वाले में था, एसिड कैटलिस्ट से ये बन जाएगा, ठीक है। हीटिंग आइदर ऑफ दीज कंपाउंड्स, इन दोनों को हीट करोगे तो तुम्हें एसिटल्डिहाइड मिल जाएगा, ठीक है। चलो जी, अच्छा इनका यूज़ अगर जानना है तो लिख लो, ये जो एल्डिहाइड है, पैराल्डिहाइड है, मैंने एसिटल्डिहाइड, पैरा एसिटल्डिहाइड नहीं, पैराल्डिहाइड एंड दैट इज मेटल्डिहाइड, ठीक है। और इसको सेडेटिव के जैसे यूज़ किया था, सेडेटिव मतलब जो बेहोश करने काम आता है ना, बेहोशी के इंजेक्शन की जैसे। दिस यूज एज अ सेडेटिव एंड दिस इज यूज एज अ बेट एंड अ पॉइजन। बेट मतलब जब चूहों को मारने की दवा होती है ना, तो वो कहते हैं ना कि वो रैट पॉइजन होता है, चूहे इसे खाकर मरे बाहर जाकर, सुना है ना, उसके जैसा, ठीक है। चलो जी, स्नेल्स और स्लग्स के लिए, नॉट एग्जैक्टली चूहे। चलो ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ खत्म होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ कल से शुरू करेंगे, अगले 2-3 लेक्चर या 4-5 लेक्चर में हम उसी को कवर करेंगे एंड वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर एज सून एज पॉसिबल एंड देन वी विल कम टू कार्बोक्सिलिक एसिड। इस मंथ के एंड तक मैं सारी की सारी बायोमोलिक्यूल्स तक कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा।